भावेश अपनी चालाकी और पावर्स का इस्तेमाल करके उस बच्ची को किडनैपर्स के चंगुल से बचा लेता है और फिर से अपने मिशन की ओर निकल जाता है। फिर भावेश इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव के पुलिस स्टेशन पर आता है और उनके साथ रहने वाले सब इंस्पेक्टर से मिलता है। सब इंस्पेक्टर परेशान से फोन पर किसी से बात कर रहे हैं। भावेश उनके फोन रखने का इंतजार करता है और जैसे ही वो फोन रखता है, भावेश तुरंत ही उनसे कहता है, क्या आपने इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव जी को देखा है? मैं उन्हें 2 दिन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु उनसे कोई भी बात नहीं हो पा रही है। सब इंस्पेक्टर थोड़ा परेशान से नजर आ रहे हैं और थोड़ी दुखी सी आवाज में कहते हैं, हमें भी पता नहीं है कि वो 2 दिन से कहाँ हैं। हमने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया, उनके घर पर फोन लगाया, उनके जानने वालों को फोन लगाया, जहाँ भी उन्हें ढूंढ सकते थे वहाँ देख लिया, पर उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। भावेश ये सुनकर दंग रह जाता है। उसके मन में तभी ख्याल आता है, जिस बात का डर था वही हुआ। तभी भावेश सब इंस्पेक्टर से कहता है, पर उनका फोन तो बज रहा है। तभी सब इंस्पेक्टर अपनी पॉकेट से इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव का फोन निकाल कर दिखाते हैं और कहते हैं, परसों की रात वो अपना फोन यहीं छोड़कर गए थे, उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गए। हमने सारे सीसीटीवीज भी देख लिए, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो एकदम से हवा में उड़ गए हों। भावेश समझ जाता है कि जरूर उन्हें किसी ने अगवा किया है और वो एक बड़ी मुसीबत में है। फिर भावेश पुलिस स्टेशन के बाहर आता है। उसके मन में कई सारे ख्याल चल रहे हैं। भावेश को बार बार लग रहा है कि इंस्पेक्टर के गायब होने में पन्नू का हाथ है, और फिर आखिर में उसके मन में आता है कि शायद उसे पन्नू से मिलने जाना ही पड़ेगा। भावेश के लिए ये फैसला बहुत मुश्किल था, पर अब इंस्पेक्टर सूर्य कुमार को बचाने के लिए यही आखिरी रास्ता है। भावेश अपना फोन निकालता है और पन्नू को फोन लगाता है। पन्नू तुरंत ही फोन उठा लेता है और भावेश उससे कहता है, मैं जानता हूँ तुमने क्या किया है, मैं तुमसे अभी कभी मिलना चाहता हूँ। पन्नू भावेश को उसी जंगल के पास बुलाता है जहाँ एक बार पन्नू गायब हो चुका था। भावेश बिना वक्त गवाए उस जंगल की ओर निकल जाता है। कुछ देर बाद भावेश उस जंगल के पास पहुंच जाता है। अभी वहां पन्नू नहीं आया है। भावेश वहां पन्नू का इंतजार करने लगता है। तभी अचानक से जंगल की ओर से कोई आवाज आने लगती है। साथ ही सारे पेड़ एक साथ हिल रहे हैं। भावेश ये देखकर काफी हैरान होता है। बार बार चारों ओर घूमते हुए देखता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। फिर भावेश तेज आवाज लगाता है, पन्नू, अगर तुम हो तो मेरे सामने आ जाओ, ये सब करने की जरूरत नहीं है। भावेश कितना कहते ही अचानक से चारों ओर एक हंसी की आवाज गूंजने लगती है। भावेश फिर चारों ओर देखता है। उसकी निगाहें पन्नू को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, और कुछ पल के इंतजार के बाद पन्नू जंगलों के बीच से निकलता हुआ उसके सामने आता है और उससे कहता है, सोचा नहीं था कि तुम मुझे कभी मिलने बुलाओगे। कौन अपनी मौत के पास खुद चलकर आता है। खैर, अब आ गए हो तो कुछ ना कुछ तो इनाम मिलेगा ही तुम्हें। भावेश पन्नू से बात करने के मूड में नहीं है। वो सीधा ही उससे पूछता है, इंस्पेक्टर सूर्य कुमार कहाँ हैं? पन्नू थोड़ा सा हैरानी जताते हुए भावेश से कहता है, इंस्पेक्टर सूर्य कुमार? मेरे जैसे क्रिमिनल का एक पुलिस वाले से क्या वास्ता? जहाँ होने चाहिए वो वहाँ होंगे। तभी भावेश पन्नू से गुस्से में कहता है, बातें मत घुमाओ, मैं जानता हूँ तुमने ही उन्हें किडनैप किया है। बताओ क्या चाहते हो तुम? मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, तुम बस इंस्पेक्टर को छोड़ दो। तभी पन्नू एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहता है, वाह, आज मेरी सारी मुरादें कबूल हो जाती, पर अफसोस इंस्पेक्टर सूर्य कुमार मेरे पास नहीं है। तुम अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। भावेश को यकीन नहीं हो रहा था कि पन्नू ने इंस्पेक्टर को किडनैप नहीं किया है, और पन्नू की बातों से तो यही लग रहा था कि उसका इस मामले से कोई भी लेना देना नहीं है। फिर भावेश सोचने लगता है, अगर पन्नू ने उन्हें किडनैप नहीं किया है तो आखिर इंस्पेक्टर सूर्य कुमार गए कहाँ? भावेश इन ख्यालों में डूबा था। तभी अचानक से पन्नू तेजी से उसके पास आता है और उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखकर उसका गला दबाने लगता है। भावेश की सांसें रुकने लगती हैं। पन्नू भावेश को इस हालत में देखकर मुस्कुरा रहा है और कहता है, तुम्हें क्या लगा था यहाँ से बचकर निकल जाओगे? ऐसे मौके का तो मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ भावेश,
और आज तुमने खुद ही मुझे मौका दे दिया। पन्नू पूरी ताकत के साथ भावेश का गला दबाता है। भावेश की सांसें रुक रही हैं। वो इस हालत में भी नहीं है कि अपने किसी पावर का इस्तेमाल करके पन्नू को रोक ले। तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक पन्नू भावेश का गला दबाए रहता है और भावेश लगभग मौत के करीब पहुंचने ही वाला है कि भावेश की आंखें बंद हो जाती हैं और शरीर काम करना बंद कर देता है। पर उसी समय पन्नू भावेश को छोड़ देता है। भावेश की एकदम से जान वापस आ जाती है और वो तेज तेज खांसने लगता है और जोर जोर से सांस भी लेता है। भावेश की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। फिर वो वहीं जमीन पर लेट जाता है और कुछ पल तक अपनी सांसें वापस पाने की कोशिश करता है। तकरीबन 5 मिनट जमीन पर लेटे रहने के बाद भावेश थोड़ा होश में आता है और फिर अपने पैरों पर खड़ा होता है। फिर वो देखता है कि अब वहाँ पन्नू नहीं है, वो वहाँ से जा चुका है। भावेश फिर खुद को संभालते हुए उस जंगल से बाहर की ओर जाता है। भावेश फिर अपने घर आता है। उसकी हालत अभी भी खराब है। पन्नू ने उसका गला जोर से पकड़ा था, उस वजह से गर्दन में अभी तक दर्द हो रहा है। भावेश अपने कमरे में जाकर अपने बेड पर लेट जाता है। उसे अभी भी बेहोशी जैसा लग रहा है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है। होस्ट, हेल्थ परसेंटेज कम हो गया है, क्या आप जीवन घुट्टी का इस्तेमाल करना चाहेंगे? पर इससे पहले भावेश सिस्टम को कोई भी जवाब दे पाए, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। शायद वो इतनी भी हालत में नहीं था कि सिस्टम को जवाब दे पाए। कुछ घंटों बाद भावेश की आंखें खुलती हैं। वो एकदम से उठता है। भावेश अब पहले की तरह महसूस कर रहा था। वो तुरंत ही टाइम देखता है और दंग रह जाता है। क्या 5 घंटे हो गए? मैं इतनी देर तक सोता रहा? भावेश को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो 5 घंटे लगातार सोया है। भावेश फिर अपनी गर्दन पर हाथ रखकर देखता है। अब उसे कोई भी दर्द नहीं हो रहा है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है। होस्ट, आप काफी देर से होश में नहीं थे, इसलिए सिस्टम ने जीवन घुट्टी का इस्तेमाल करके आपको ठीक किया है। ये सुनने के बाद भावेश थोड़ा राहत की सांस लेता है और सिस्टम से कहता है, पहली बार खुद से मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू सिस्टम, वरना शायद मैं कभी उठ ही नहीं पाता। तभी सिस्टम का दूसरा नोटिफिकेशन आता है। सॉरी होस्ट, वायरस सिस्टम के आसपास होने की वजह से सुपर सिस्टम ने आपकी कोई मदद नहीं की। भावेश तुरंत ही समझ जाता है कि क्यों उसके साथ आज इतना कुछ हुआ, क्योंकि सुपर सिस्टम वायरस सिस्टम के आसपास होने की वजह से खुद को छुपा लेता है। पर भावेश इस बार इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव के लिए काफी कुछ घूम रहा है। उसे अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया था कि आखिर इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव गायब कहाँ हो गए। अगले दिन भावेश होटल रॉयल जाने के लिए तैयार हो रहा है। तभी उसका फोन बजता है। भावेश जैसे ही फोन की ओर देखता है, एकदम दंग रह जाता है। वो इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव का फोन था। भावेश को एक उम्मीद जगती है और वो तुरंत ही फोन उठाता है और कहता है, सर आप ठीक तो हैं? पर तभी दूसरी ओर से सब इंस्पेक्टर की आवाज आती है और वो कहता है, भावेश जी, मैं सब इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। भावेश की उम्मीद एक पल में खत्म हो जाती है और वो दुखी सी आवाज से सब इंस्पेक्टर से कहता है, जी बताइए, क्या आपको कुछ इंस्पेक्टर के बारे में पता चला? तभी सब इंस्पेक्टर भी थोड़ा दुखी मन के साथ कहता है, भावेश जी, हमें आज पहाड़ी इलाके में एक डेड बॉडी मिली है। हालांकि ये हमें यकीन नहीं है कि वो इंस्पेक्टर सूर्य कुमार की है या नहीं, पर उस बॉडी के पास उनका पर्स मिला है। इस वजह से हमें शक है कि शायद वो बॉडी उनकी हो सकती है। भावेश ये सुनकर एकदम दंग रह जाता है। उसका फोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरता है और वो एकदम हैरान होकर अपने बेड पर बैठ जाता है। भावेश को बहुत गुस्सा भी आ रहा है और वो गुस्से में कहता है, इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव को जिसने भी मारा है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। उस शख्स को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। फिर भावेश तुरंत ही उठकर हॉस्पिटल जाने के लिए घर से बाहर निकलता है। कुछ देर के बाद भावेश गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां पर इंस्पेक्टर सूर्य कुमार की बॉडी रखी हुई है।
वहाँ काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं और वो सब इंस्पेक्टर सूर्य कुमार की मौत का दुख मनाने आए हैं। भावेश अंदर जाने की कोशिश करता है पर उसे बाहर ही रोक लिया जाता है। भावेश उनसे कई बार कहता है कि मैं इंस्पेक्टर सूर्य कुमार को जानता हूँ, पर वो उसकी एक नहीं सुनते और कहते हैं अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप अभी उन्हें नहीं देख सकते हैं। पर तभी सब इंस्पेक्टर वहां आ जाते हैं और फिर भावेश को परमिशन दिलाते हैं और उसे अपने साथ अंदर ले जाते हैं। हॉस्पिटल के एक रूम के बाहर कई सारे पुलिस वाले खड़े हैं। भावेश और सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव को देखने के लिए उस रूम के अंदर जाते हैं। भावेश इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव को देखने के लिए उस रूम के अंदर जाता है। अंदर एक स्ट्रेचर पर बॉडी रखी है और उसे सफेद चादर से ढांका हुआ है। भावेश की आंखें नम हो जाती हैं क्योंकि संजना के जाने के बाद इतनी मुश्किल से उसे एक ऐसा शख्स मिला था जो उसकी मदद कर रहा था, पर अब वो भी उससे दूर हो गया। भावेश तुरंत ही इंस्पेक्टर सूर्य कुमार के पास जाकर उसका हाथ पकड़ता है। तभी सब इंस्पेक्टर भावेश से कहते हैं आज बॉडी का पोस्टमार्टम होगा। उनका चेहरा एकदम से मिट चुका है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बॉडी को पहचानना मुश्किल हो रहा है और इंस्पेक्टर सूर्य कुमार की कोई फैमिली नहीं है जिससे उनका डीएनए मैच करके हम पुष्टि कर सकें कि ये बॉडी उन्हीं की है या नहीं। भावेश फिर बॉडी की ओर देखता है और तभी उसे सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है। होस्ट, डेड बॉडी मिली है, क्या आप इसे डिकम्पोज करना चाहेंगे? भावेश को तुरंत ही याद आ जाता है कि इससे पहले भी उसने एक डेड बॉडी को डिकम्पोज किया था और वो गायब हो गई थी। भावेश को तुरंत ही ख्याल आता है और वो सोचता है अगर मैं इस बॉडी को डिकम्पोज करता हूँ तो मुझे तुरंत ही पता चल जाएगा कि ये इंस्पेक्टर सूर्य कुमार हैं या नहीं है। अगर ये सच में इंस्पेक्टर सूर्य कुमार की बॉडी है तो उनके सारे पावर्स मुझे मिल जाएंगे, और अगर ये उनकी बॉडी नहीं है तो इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि वो अभी भी जिंदा हैं। पर इतने ऑफिसर्स के बीच में ये करूंगा कैसे? फिर भावेश सब इंस्पेक्टर से पूछता है क्या आप बता सकते हैं कि पोस्टमार्टम कितने बजे होगा? सब इंस्पेक्टर भावेश को बताते हैं आज रात 8 बजे का टाइम दिया है। भावेश तभी मन में सोचता है ठीक है, पोस्टमार्टम हो जाने के बाद मैं इस बॉडी को डिकम्पोज करूंगा। फिर भावेश हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है और रात होने का इंतजार करता रहता है। रात के 8 बजते ही उस बॉडी का पोस्टमार्टम शुरू हो जाता है। तकरीबन 2 घंटे के प्रोसेस के बाद बॉडी का पोस्टमार्टम पूरा होता है और बॉडी को मॉर्ग में रखवा दिया जाता है। भावेश को जैसे ही ये पता चलता है वो तुरंत ही एक्शन में आ जाता है, पर अभी भी वहाँ काफी सारे ऑफिसर्स मौजूद हैं। भावेश को उन सभी ऑफिसर्स के जाने का इंतजार करना है, पर ये इंतजार ज्यादा लंबा नहीं होता। जैसे ही ये खबर आती है कि पोस्टमार्टम पूरा हो गया है, सारे ऑफिसर्स वहां से निकल जाते हैं। भावेश को ये सही मौका भी लगता है और वो मॉर्ग के अंदर जाता है। वहां एक कमरे में बॉडी रखी हुई है। भावेश बिना समय गवाए उस बॉडी के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर सिस्टम से कहता है सिस्टम डिकम्पोज। कुछ ही सेकंड्स में प्रोसेस पूरा होता है और बॉडी गायब हो जाती है। भावेश को अपने शरीर में एक एनर्जी सी महसूस होती है, पर कुछ अलग महसूस नहीं होता। भावेश को तुरंत ही एहसास होता है कि ये इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव की बॉडी नहीं है, और वो हैरानी के साथ कहता है इसका मतलब इंस्पेक्टर अभी भी जिंदा है, मुझे उन्हें ढूंढना होगा। जो अब तक सभी को लग रहा था वैसा कुछ भी नहीं है। वो बॉडी इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव की नहीं है, किसी और की है। इंस्पेक्टर अभी भी लापता है।